नमस्कार, नमो नारायण। हम हैं हिमालय के एक बेहद विशालकाय गुफा के सामने। इस गुफा में अनादिकाल से ना जाने कितने साधु संतों ने तपस्या की होगी। उनके तप त्याग का जो परिणाम है, योग के स्वरूप में मानवता के सामने एक विज्ञान और जीवन शैली के रूप में हमारे सामने एक अमृत कुंभ की तरह आज भारत भूमि से भारत के वैभव के तौर पर आता है। गुफा के अंदर का दृश्य बहुत ही सुंदर। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तप साधना की होगी। ये है हिमालय की खूबसूरती और हिमालय की पवित्रता। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को यहाँ तक आने का मौका मिलता है। जय बद्री विशाल। हम हैं हिमालय की इस खूबसूरत वादी में और हमारे पीछे है भोजपत्र का जंगल। देखिए, हिमालय के जो डेंस फॉरेस्ट है, इसमें जो आप मान सकते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशी तो नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया आता है जहाँ पर ये भोज के पेड़ मिलते हैं। और इस भोज के पत्र जो होते हैं, इसका अनन्य साधारण महत्व रहा है हमारे इतिहास में, क्योंकि इन्हीं पत्रों पर वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, हमारा जो साहित्य था उसका वर्णन हुआ है। पुरातन काल से लेकर एक काफ़ी लंबे समय तक इन भोजपत्रों का लिखने के लिए उपयोग किया जाता था। आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से भी इनकी काफ़ी पवित्रता और धार्मिक महत्व है। और हिमालय के बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र में आपको ये भोजपत्र देखने मिलेंगे, भोजपत्र के पेड़ मिलेंगे। और यहाँ पर हिमालय में कहा जाता है स्नो लेपर्ड, भोजपत्र और कस्तूरी मृग का एक विशेष महत्व है। तो आगे चल के जैसे ही हमें भोज का पत्ता मिलेगा, हम उस भोज के पत्ते को आपको करीब से दिखाएंगे। विद्यालयों की बात करें तो स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन विश्वविद्यालयों की बात आपके सामने आती है। लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए कि दुनिया के विश्व के सबसे पुरातन विश्वविद्यालयों में से 2 विश्वविद्यालय हमारी भारत भूमि में थे। और ये सही मायने में ये अंतर्राष्ट्रीय थे, क्योंकि यहाँ पर विश्व के अनेक हिस्सों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे। प्रमुख रूप से नालंदा और तक्षशिला। तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, तो वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, वहाँ पर जो साहित्य संपदा थी, वो भोजपत्र पर अंकित थी और उसे जलने में एक काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। इस प्रकार से हमारी जो सरस्वती और साहित्य की संपदा है, वो इस प्रकार के आक्रमणों से नष्ट हुई। मान्यता ये भी है कि जब इस प्रकार का आक्रमण हुआ था तो 6 महीने तक ये लाइब्रेरी जल रही थी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर और साहित्य कितने बड़े पैमाने पर विलुप्त हो चुका है। और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन. There was one Chinese traveler who traveled during the regime of King Harshvardhan in India, who ruled from Kannauj. So he went to the universities, he collected all the scriptures and translated into China. So even after destruction of the literary wealth in Nalanda, that scripture is present in China as it was translated into Chinese by the Chinese traveler Hensang. भोजपत्र की बात कर रहे थे। ये भोज का पेड़ है और इसका जो आप कह सकते हैं पल्प जो दिख रहा है, उस पर लिखा जाता था इतिहास में। ये सारे पर्वतों को पार करने के बाद हमारे समक्ष है ये हिमालय से बहता हुआ विशाल झरना। और इसी झरने का पानी आगे चल के एक महाकाय नदी का स्वरूप ले लेती है। आज के काल में मिनरल वाटर के नाम पर बेचा जाता है, वो एक मिथ्या है। साक्षात मिनरल वाटर हिमालय की जड़ी बूटियों से भरपूर हमारे समक्ष है। In today's time, we are being sold mineral water for a premium price. We really do not know whether it has got authentic ingredients. But the authenticity lies in Himalayas, wherein this fresh water spring is directly coming from the mountain source, which is full of herbs and minerals. This is the real-time mineral water in front of us in Himalayas. यह है भोजपत्र का ट्रंक और ये देखिए, ये है भोजपत्र। इसी तरीके से जब ये पत्ता सूखता है तो निकलता था और इस पर इंस्क्रिप्शंस आते थे। खूबसूरत वादियों में हमें दिखता हुआ ये सामने से ग्लेशियर, ऊपर मोरेन्स पड़े हुए हैं, मतलब बर्फ़ पुरानी है। और इसका क्लोज व्यू देखते हैं। नमो नारायण। हम एक बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाली जगह पर खड़े हैं। महाभारत के बाद जब पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई तो महाराजा परीक्षित को गद्दी सौंपकर 5 पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर चल पड़े। माना जाता है जब वे हिमालय की तरफ आए तो मार्ग में उन्हें एक कुत्ता भी मिला जो यमराज का अवतार था। तो वो जब चले इस मार्ग से
तो इस तालाब में, इस सरोवर में, जिसे इंग्लिश में हम तान भी कहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लेक, इसमें उन्होंने स्नान किया। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए पीछे की तरफ स्वर्गारोहिणी पर्वत है, उस स्वर्गारोहिणी पर्वत की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। ये यहाँ की पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यता है। इस वक्त हैं हम उडारी में। उडारी का बहुत ही महत्व है रामायण काल में। किष्किंधा राज, वानर राज बाली, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से और इस जगत में बलशाली योद्धाओं में से थे, बाली को हराना मात्र प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बस में था। एक बार तो रावण और बाली के बीच में युद्ध हुआ तो बाली ने रावण को बंदी बना के रखा था। बाली साक्षात सूर्य पुत्र थे। बाली का पालन पोषण स्वर्ग में हुआ। बाली का विवाह अप्सरा तारा के साथ हुआ, जिससे एक बुद्धिमान और महाबलशाली अंगद पुत्र का जन्म हुआ। बाली को मैं महात्मा बाली कहना चाहूंगा। इसकी वजह यह है कि प्रभु के हाथों मरने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाली में जो गुण थे वो निश्चित रूप से एक महात्मा के थे, लेकिन दंभ और अहंकार उन्हें ले डूबा। यही हमारे पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि आप में कितनी भी अच्छाई हो, लेकिन दंभ, अहंकार और असत्य का मार्ग आपको धराशायी कर देता है। हालांकि महात्मा बाली को जब प्रभु श्री राम का बाण लगा, उस बाण लगते ही उन्होंने प्रभु के समक्ष अपनी गलतियों को कबूल करते हुए अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। यही नहीं, जिन प्रभु ने उनका वध किया, उन्हीं प्रभु की सेवा में अपने पुत्र महाबलशाली अंगद को उन्होंने सेवा करने के लिए आदेश दिया। अब एक बात समझने वाली है कि रामायण में बाली द्वारा दो महाराक्षसों का वध किया गया। एक का नाम था राक्षस दुंदुभी और दूसरे का था नाम मायावी। तो दुंदुभी का जब वध होता है तो मायावी उसका बदला लेने के लिए किष्किंधा जाता है। ये किष्किंधा जो है आज भी कर्नाटक में मौजूद है। हम्पी इस क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको किष्किंधा के अवशेष प्राप्त होंगे। तो इस क्षेत्र में माना जाता है ये उडारी का क्षेत्र है। यहाँ पर बाली और यहाँ पर राक्षस दुदुम्बी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाली विजयी हुए थे। हालांकि जब हम यहाँ पर पूरा देखते हैं, यहाँ का क्षेत्र जो है एक समतल मैदान है और हमारी पौराणिक कथाओं में यदि कुछ वर्णन किया गया है तो उस वर्णन के अनुसार यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। हम अभी लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर हैं, 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वानरों के बीच में जब द्वंद्व युद्ध हुआ करता था या फिर उस जमाने में युद्ध हुआ करता था तो पत्थर या बड़ी बड़ी शिलाएं, इनका भी प्रयोग किया जाता था। तो हम ये भी मान सकते हैं कि जब बाली और दुंदुभी का युद्ध हुआ रहेगा तो महाबली बाली ने ये ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर दुंदुभी पर आघात किया होगा, प्रतिघात किया होगा और विजयश्री प्राप्त की होगी। ये हिमालय की धरोहर है, ये हिमालय का इतिहास है, ये हिमालय की परंपरा है। ये है हमारे सामने एक छोटा सा ग्लेशियर, आप देख सकते हैं पूरी जमी हुई बर्फ। यहाँ पर ग्लेशियर से चढ़ना कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि कई जगह पर इसकी काफ़ी पतली और नरम परत आपको मिलेगी। सख्त परत जब आप अंदर अंदर जाएंगे तो मिलेंगी। तो यहाँ पर नरम परत की ये ग्लेशियर आपको दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस वक्त हैं हम उडारी बेस कैंप पर। कल हमारा जो सफ़र शुरू होने वाला है वो काफ़ी कठिन होने वाला है। फिलहाल इस वक्त हम हैं 13,600 फीट की ऊंचाई पर और अभी हल्की सी बारिश हुई और पीछे स्वर्गारोहिणी है जो कि बादलों के बीच में छिप गई है। उडारी बेस कैंप बहुत ही खूबसूरत कैंप है और इस लेवल पर आते आते खासी मशक्क़त हो जाती है। कल का हमारा जो सफ़र है ये बहुत ही डिमांडिंग है और हमें लगभग और 1400 फीट की ऊंचाई पर जाते हुए 15,000 अचीव करना है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे चढ़ते 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 ऊपर की तरफ और हमारा जो लक्ष्य है वो है बाली कॉल। और बाली कॉल के लिए रास्ता जो है वो यहाँ से जाता है। लंबा रास्ता रहेगा, लंबा सफ़र रहेगा, खासी दिक्कतें आने की संभावना, लेकिन जब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हो और आपके मन की शक्ति मजबूत हो तो फिर
निश्चय कर अपनी जीत करूं। अक्सर पहाड़ों में ये माना जाता है कि यहाँ पर हिम मानव पाए जाते हैं, हालांकि इसे बहुत ही कम लोगों ने देखा है। इसकी अनेक कथाएं हैं, मिथ्याएं हैं, जिसे यति के नाम से जाना जाता है। तो अभी मेरी यहाँ पर कुछ लोकल पॉटरों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने कुछ एक 50-60 साल पहले यहाँ पे बड़े बड़े हिम मानव के इतने बड़े बड़े पदचिन्ह देखे थे। अब ये सत्य है, मिथ्या या कोई कहानी, ये आप पर है, लेकिन हाँ, हिमालय में यति के रहस्य की कथाएं बनी रहेंगी। ये रास्ते में मिलता हुआ एक और बड़ा सा ग्लेशियर। बढ़ते हुए हमें जाना है एक खड़ी रिज पर, जिसे नारमा कांडी के नाम से जाना जाता है। ये ऐसी खड़ी चढ़ाई है, फिर वहाँ से होते हुए आगे, आगे से आगे और फिर और आगे। इस बालीकौल तक पहुँचने का सबसे कठिन, ट्रिकी और टेक्निकल पैच इसे माना जाता है। हमारे सामने बिल्कुल नारमा कांडी, सामने है कुछ नेपाली पोर्टर्स जो सामान पहुंचाएंगे बालीकौल तक। देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, 15,000 फीट तक हम जाने वाले हैं आज। कुछ इस तरह सीधी एकदम। म्यूल महाराज, इनसे हम पंगे नहीं ले सकते, और हमारे हिमालय के पुत्र सारे सामान बांधते हुए अब हमें नीचे से जाना पड़ेगा, क्योंकि पर्वत में सबसे पहला मान सम्मान म्यूल का होता है। उसके बाद पॉटर्स, जो कि यहाँ की लाइफ लाइन है। हमें नीचे उतरना होगा क्योंकि एकदम पतला रास्ता है। नीचे 1,500-2,000 हज़ार फीट की ढलान है दोनों तरफ से। बेहद शानदार चढ़ाई हमारे सामने नारमा कांडी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल 80 से 85 डिग्री हाइट पर बहुत ही कठिन रास्ता। हमारे आगे 2 एक्सपेडिशनर्स जाते हुए, देखिए कितनी दिक्कतें हो रही हैं उन्हें चढ़ने में। और ये इस सफ़र का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। जनों का काफिला है हमारा, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम एक अच्छी गति और पेस पकड़ते हुए इस वक्त लीड पर। बिजली की रफ्तार से हमारी गाइड साहब हमको मार्गदर्शन करते हुए, और ये नारमा कांडी का फेज़ 1 पूरा होता हुआ। हमारी टीम अभी भी पीछे से आ रही है, उनका मनोबल बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कितना दुर्गम रास्ता है, बहुत ही कठिन। अब तक के पैसेज का सबसे कठिनतम पैसेज यहाँ से जाता हुआ। स्नो अभी फ्रेश है, तो इस वजह से यहाँ से चलना मुनासिब नहीं, तो हम नॉन स्नो ट्रेल को फॉलो करें। बीच बीच में स्नो आ रही है। ये एक टैक्टिकल मैनूवरिंग है हमारी तरफ से ऊपर तक पहुँचने के लिए। आ गए हम 15,000 फीट पर। कुछ इस प्रकार का दृश्य, और आगे हिमालय की लाइफ लाइन, यहाँ के पोर्टर साहब और हमारी गाइड मोहतरमा हमें सफलतापूर्वक यहाँ तक लाते हुए। बेहतरीन नज़ारा। देखिए किस प्रकार से इस आइस कैंप में पानी की व्यवस्था के लिए इस बर्फ़ में गड्ढे बनाए गए हैं ताकि पानी का प्रबंध हो सके।
देखिए। Good evening. It's 19th of May 2022 and I'm standing at Bali Col, which is 15,000 feet in height. Right now we are at 15,000 feet and in our tent outside the temperature is -5 degrees Celsius, and tomorrow we have got a summit push. We'll be reaching the height of 16,000, for which we have to start very early, and that's going to be 2 AM in the midnight. See you then. सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे सफ़र शुरू हुआ। हम जा रहे हैं बाली समिट की तरफ। सुबह 3 बजे का शुरू हुआ सफ़र। अभी लगभग सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ये हमारी सारी टीम। कठिन और टेक्निकल पाथ यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तक मैं पहुँच पाया हूँ। बाकी सारी टीम पीछे। बहुत ही ज़्यादा कठिन टेक्निकल चढ़ाई। सबके पास ISAX होना ज़रूरी था। देखिए ऑक्सीजन की कमी 15,500 फीट पर। देखिए अपने हाथ पैर सभी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ऊपर आना है, और यदि एक गलती हो गई तो सीधे बर्फ से लड़खड़ाते हुए नीचे वहां तक। प्रभु की विशेष कृपा रही है। इस वक्त मैं लगभग 16,000 फीट के अपने लक्ष्य को पूरा करता हुआ सुबह 3 बजे उठकर हमने अब तक का सफ़र तय किया है। लगभग सुबह के 5:30 हुए हैं और 1 घंटे में लगभग हम 16,200 की ऊंचाई पर होंगे। हमारी गाइड साक्षात दुर्गा का रूप अनु, हमारी 8 दिन की साथी, हमारी अन्नदाता, हमारी लीडर, हमारी मार्गदर्शक, पूरे टीम को लीड करते हुए। और पीछे हैं मेरे छोटे भाई दीपक। और ये 16 जनों का कारवां 16,200 फीट की बाली समिट पर अग्रसर होता हुआ। देखिए टेक्निकल असेंट क्या होता है। हम एकदम से रिज पे खड़े हैं और बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हैं। हमारा सारा बॉडी वेट इस पहाड़ की तरफ है और हमें लीड करते हुए हमारे गाइड साहब, हमारा मनोबल बढ़ाने वाले सुधांशु तोमर जी। और देखिए किस प्रकार से नीचे सीधा डिसेंट जाता हुआ, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल। और सुधांशु जी हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप रास्ता बनाते हुए अपनी ISAX से। ये मनोरम दृश्य समिट के रिज से दूसरी तरफ का दृश्य कुछ इस प्रकार। और अभी हमारी चढ़ाई है सीधा रिज से। इसके आगे हम मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही खतरनाक है। जो भी है बाली समिट भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ पर सर्वप्रथम पहुँचे हैं। पीछे से हमारी टीम आती हुई और 16,000। This is the ice formation which is visible from this point. Strong winds are blowing and sun has already risen. It is indeed a proud moment, an achievement for us to be standing at 16,200 feet. We have been ascending Bali summit since last 7 to 8 days, and today this is the apex part of our expedition. It's 6 o'clock in the morning. It's a beautiful view from this Bali top, and this is quite a technical climb, and we are the first team to climb up till this height. Jai Hind. परम सौभाग्य है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम 16,200 फीट की ऊंचाई पर इस बाली समिट पर हैं। लगभग 6 से 7 दिन हम अविरत और अविचल हमारा सफर तय करते जा रहे हैं। और आज हमारे सभी साथियों ने इस बाली समिट पर, जो कि पहला समिट है इस सीजन का, यशस्वी रूप से इन्होंने पर्वतारोहण किया है। मैं सभी को बधाई देना चाहूंगा और सभी के आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे गाइड साहब, इनके विशेष आभार क्योंकि इन्होंने हमारा मनोबल बनाए रखा। और बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य है। समिट असेंट से ज्यादा डिफिकल्ट है ये डिसेंट।
बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी बोल्डर पैसेज है। और जब हम समिट पर पहुंचे हम देख रहे थे कि भाई नीचे उतरने के लिए रास्ता किस तरफ का है। देखिए टेक्निकल डिसेंट की डिफिकल्टी का लेवल देखिए। सुधांशु साहब जो गाइड हैं टीम को लीड करते हुए नीचे की तरफ बहुत ही अनुशासन के साथ, आपको अपने 2 पैर 2 हाथ हर चीज का इस्तेमाल करना होता है। डिसेंड करते वक्त इस वैली में एक बहुत ही सुंदर जमा हुआ तालाब हमें नजर आ रहा है और ये कुछ इस प्रकार का दृश्य है जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जब आप जाते हैं तो नीचे की तरफ गौरी कुंड है, बिल्कुल उसी प्रकार का ये गौरी कुंड 15,000 फीट की ऊंचाई पर। अलख निरंजन चित्र बात हमने पहाड़ों में देखी है कि यहाँ पर ये कुत्ते जो हैं हमारे साथ हमारे सफ़र के शुरुआत से चलते आ रहे हैं। कभी भी कुत्तों को आप ट्रेल्स पर आए, एक्सपेडिशन पर आए तो परेशान मत करें, क्योंकि ये साक्षात भगवान का रूप हैं, धर्मराज का रूप हैं। याद होगा आपको जब स्वर्गारोहिणी की तरफ पांडव चल पड़े थे तो अंत में युधिष्ठिर के साथ यही श्वान महाराज बचे थे। उन्हीं का अंश है परमात्मा। सभी जीव जंतु सृष्टि में उसके अणुरेणु समान शक्ति और ऊर्जा के रूप में समाहित है। यही हमारा अंश है इसमें और हम में। यदि कोई एक समान बात है तो वो है जीव और ईश्वर का अंश, ईश्वर का तत्व। इसकी चढ़ाई थी समिट क्लाइंब, वो करने के बाद हम डिसेंट की तरफ आ रहे हैं। हालांकि डिसेंट उतना ही टेक्निकल है। आप देख रहे होंगे कि हमारे टीम के काफ़ी सारे मेंबर अभी भी उस पहाड़ से डिसेंट करते हुए, ऐसे करीबन 4 डिसेंट हमने किए हैं और अभी भी लगभग 7 से 8 घंटे का सफ़र हमारा बेस कैंप की तरफ पहुंचने में बाकी है। हिमालय की ऊंची वादियां और हम समिट से सीधा डिसेंड कर रहे हैं। लगभग 5,000 फीट डाउन हमारा समिट है और ये इन बिटवीन एक चेक पॉइंट है और यहाँ से आप देख सकते हैं खाई की गहराई, पूरा रॉक पैसेज। हमारी टीम पीछे से आती हुई, काफ़ी पीछे अभी फ़िलहाल, लेकिन एक स्टेडी पेस पर आते हुए। और यहाँ पर है हमारे गाइड साहब सुधांशु जी और अनु जी। बस इन्हीं ने हमारा हौसला बुलंद रखा और इन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर आए हैं। हम कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ। निश्चित रूप से पहाड़ के ये नौजवान हमारे लिए किसी गुरु से कम नहीं, क्योंकि ये हमें बहुत ज्ञान देते हैं। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, इस सब से हमें वाकिफ़ कराते हैं और हमारे जीवन में एक नया अर्थ देने का महत्वपूर्ण काम यहाँ के स्थानिक जो गढ़वाली नौजवान हैं, गाइड्स हैं, पोर्टर्स हैं, यहाँ के नागरिक हैं, वो करते हैं।